औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अनदर लेक्चर बायोलॉजी 9th का, और वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब है कि हमारी जो लाइफ की अर्थ है उसके ऊपर कितनी वैरायटी है लाइफ की। लाइफ सिर्फ ह्यूमंस की नहीं, इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कितनी वैरायटी है लाइफ की अर्थ के ऊपर, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अर्थ के ऊपर लाइफ की कितनी वेरिएबिलिटी है, फिर उन वेरिएबिलिटी के अंदर कितनी एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। जितनी स्पीशीज़ ज़्यादा होंगी उतना ही हमारा इकोसिस्टम अच्छा होगा। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है जी? वैरायटी ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। क्या जी? वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अच्छा जी, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को महफूज कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक है एक्सटिंक्ट स्पीशीज और दूसरी है एंडेंजर स्पीशीज। दो चीजें आपने रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेंगे कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती हैं जिनका आखिरी ऑर्गेनिज्म, क्या जी, लास्ट ऑर्गेनिज्म भी एक इकोसिस्टम से खत्म हो चुका हो, वो उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। क्या जी? जिसका आखिरी ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो चुका हो, उसको क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज। दूसरी होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनको खतरा होता है कि नियर फ्यूचर में वो खत्म होने वाली हैं। उनके थोड़े से एनिमल्स रह गए हैं, जिस तरह डॉल्फिन्स जो हैं बहुत थोड़ी रह गई हैं। इनका क्या होता है जी? नियर फ्यूचर में थ्रेट होता है। इन दोनों चीजों को आपने नहीं भूलना जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 3 नंबर का, कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती हैं? जिनका लास्ट ऑर्गेनिज्म भी, आखिरी जानदार भी खत्म हो चुका था, उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। और एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? जो नियर फ्यूचर में उनको थ्रेट हो के वो खत्म होने वाली है, उनको हम क्या कहते हैं जी? एंडेंजर्ड स्पीशीज। अच्छा, ये जो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी है, कंसर्न द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, क्या है जी? कंसर्न विद द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। ये स्टेबिलिटी को किस तरह कंसर्न करता है कि एक इकोसिस्टम तब रन करता है जब फूड चेन अपने कंप्लीट सर्कल में चल रही हो, या फूड वेब अपने कंप्लीट सर्कल में चल रही हो। डिकम्पोजर्स अपना काम कर रहे हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अपना काम कर रहे हो, सेकेंडरी प्रोड्यूसर अपना काम कर रहे हो। अगर इसी सेंस के अंदर एक वक्त के अंदर डिकम्पोजर यकमुश्त खत्म हो जाते हैं, स्पीशीज यकमुश्त खत्म हो जाते हैं, तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है कि स्टेबिलिटी इकोसिस्टम की बरकरार नहीं रहेगी। ठीक हो गया? जिसमें है कि जब एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जिस तरह मैनी स्पीशीज गॉन, लाइक लाइन है, टाइगर है, चीता है, ये खत्म हो गए हैं तकरीबन, या खत्म होने के नजदीक हैं। ठीक हो गया जी? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने किन चीजों के ऊपर फोकस करना है कि एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है। ये इकोसिस्टम को कंसर्न करते हो, बहुत सारी स्पीशीज यहां से खत्म हो गई हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारा इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि हम ह्यूमंस का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट है। तो हम ह्यूमंस का जो इफेक्ट है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आज से 10,000 साल पहले कितनी आबादी थी? वो थी 5 मिलियन। आज से 10,000 साल पहले कितनी आबादी थी? 5 मिलियन। और आज कितनी आबादी है? 700 मिलियंस। जो 5 मिलियन लोग खुराक खा रहे थे आज से 10,000 साल पहले, आज 700 मिलियन खा रहे हैं, तो जाहिर बात है खुराक भी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अगर खुराक ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी तो हमें बायोडाइवर्सिटी चाहिए, कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स चाहिए, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए, वैरायटी ऑफ मीट चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखना है हमने। ठीक हो गया जी? हम ह्यूमंस क्या करते हैं? जो सबसे खतरनाक चीज़ हम ह्यूमन कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? नेचुरल हैबिटेट जो स्पीशीज का है उसको हम क्या कर रहे हैं जी? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और बर्थ रेट जो है वर्ल्ड वाइड 180 इंडिविजुअल पर मिनट्स।
कि ऑर्गेनिज्म कितनी बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है, 180 ऑर्गेनिज्म पर मिनट बढ़ रहा है। तो हम ह्यूमन इसको किस तरह इंपैक्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उनकी नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करके। जिस तरह के उसने एग्जांपल दिया बुक के अंदर कि यूकलिप्टस था एक पौधा जिसको हम आम अल्फाज में सफ़ेदा कहते हैं। यूकलिप्टस ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लाया गया कि यहाँ पे जी ग्रोथ करें, कोई नई स्पीशीज़ है। जब उसको लगाया गया तो उसके इफेक्ट क्या थे कि वो बहुत सकुलेंट प्लांट है, उसकी रूट्स बहुत डीप इनसाइड सॉइल के अंदर चली जाती है और वो जो वाटर टेबल सॉइल का है उसको कंज्यूम करता है। वो ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा ले लेता है, वाटर भी ज़्यादा ले लेता है। तो हमारे पास तो पहले ही वाटर टेबल पाकिस्तान के अंदर कम है, तो ये ज़्यादा मसाइल क्रिएट करता है। ठीक हो गया जी यहाँ तक। आगे है जी डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। यही दो चीजें कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रही हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। क्या जी, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग क्या कर रही हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट इन दो चीजों का है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, एक होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, जंगलात। जंगलात में बहुत सारी स्पीशीज प्लांट्स की पाई जाती हैं। अच्छा जी, जब हम उनको कटिंग करते हैं, उनकी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट एरिया, क्या जी क्या करते हैं हम, कटिंग डाउन ट्रीज फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट एरिया। कि जी हम वो क्यों कटिंग करते हैं, इसका एक रीज़न ये है कि बहुत सारी हमारी आबादी जो है वो कुकिंग के लिए या हीटिंग के लिए, दो कामों के लिए क्या करती है, ज़्यादातर किस चीज़ का इस्तेमाल करती है, वो करती है वुड का। एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है हमारा अर्बन डेवलपमेंट। क्या जी, अर्बन डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि शहरी आबादी का बढ़ जाना। जब शहरी आबादी बढ़ रही होती है तो हमें बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, कॉलोनीज बनाने के लिए, सोसाइटीज़ बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है। और ज़्यादा ज़मीन वो उस जगह पर होती है जाके बनती है जहाँ पे सारे दरख्त सारे काट दिए जाते हैं। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अच्छा जी, आगे आते हैं इसके डिफॉरेस्टेशन के काजेज एंड इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक हो जी, कि काजेज क्या हो गया जी, हम क्या करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट के लिए इसको जंगलात का खात्मा करते हैं। दूसरा हम फॉर वुड करते हैं एंड एग्रीकल्चर करते हैं। अर्बन डेवलपमेंट मैंने आपको समझाया कि सोसाइटी डेवलपमेंट या घर बनाने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वुड एंड एग्रीकल्चर, इसमें हम क्या करते हैं, हीटिंग और कुकिंग। ठीक हो गया जी, ये है इसके काजेज, इसको खत्म करने के। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये रेड मार्कर के साथ लिखे हुए हैं। इफेक्ट्स क्या हैं जब फॉरेस्ट खत्म होते जाएंगे, प्लांट्स खत्म होते जाएंगे, उसके क्या असरात हमारी इसके ऊपर पड़ेंगे। तो उसका सबसे पहला कि इफेक्ट सॉइल वाटर एंड एयर मॉइस्चर। एयर मॉइस्चर मैं आपको समझाऊंगा इस सेंस में। अब इफेक्ट ऑफ सॉइल वाटर क्या है कि जैसे जैसे फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, वाटर कैपेसिटी जो सॉइल के वो कम होती जाएगी, पानी जमीन के अंदर कम होता जाएगा, और एयर मॉइस्चर भी जमीन जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है वो भी कम होता जाएगा। ठीक हो गया जी यहाँ तक। आगे है कि वॉशिंग आउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कैसे वॉश आउट होंगे, जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फ्लड्स का ज़्यादा खतरा होगा। तो वो जो फ्लड आएंगे तो वो सेडिमेंट्स जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, जो सील टैकले है और उसके अंदर जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो उनको अपने साथ बहा के ले जाएंगे, बहा के लेके जाके समुद्रों में डालेंगे या दरियाओं में डालेंगे। जो हमने डैम बनाए हुए उसके अंदर सिल्ट इकट्ठी होती जाएगी और उसका लॉस क्या होगा, डैम की लेवल बढ़ेगी। डैम की लेवल जैसे ही बढ़ेगी वो सारा फ्लड बन के दोबारा हमारी सॉइल के ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद लो ट्रांसपायरेशन एंड लेस क्लाउड। जब पौधे कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, पानी का पौधों की सतह से ऊपर उड़ जाना, क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। जब पौधे कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। जब ट्रांसपायरेशन कम होगी तो जो मॉइस्चर या पानी पत्तों की सतह से उड़ रहा है वो ऊपर जाके कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद वो क्लाउड बनाता है। जब वो क्लाउड बना लेता है तो तब बारिशें होती हैं, ज़्यादा इफेक्ट होता है। जब लेस क्लाउड्स होंगे, ठीक है, लेस बारिशें होंगी, कम बारिश होगी और एयर मॉइस्चर हवा का कम रहेगा तो हमारे लिए कहत साजी का खतरा लाहक होगा। ठीक हो गया जी। अब फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन में क्या अहम अदा करते हैं कि सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी क्या करते हैं कि जब एक किस्म का फॉरेस्ट है किस जगह पर, जैसे छांगा मांगा या कोई है, छांगा मांगा तो मैन मेड है, बाकी बहुत सारे अल्पाइन फॉरेस्ट हैं। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट हैं वहाँ के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, एनिमल्स की, प्लांट्स की, इंसेक्ट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की।
और वो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है। नेचुरल हैबिटेट में हर चीज़ अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही कंफर्टेबल रहती है। आप अपने घर से जितना मर्जी दूर चले जाएं, जितनी मर्जी आसाइशें हो जाएं, आपका घर कच्चा है पक्का है, आपकी ख्वाहिश ये होगी कि मैं अपने कुदरती वापस उस घर में जाऊं जहां पे मैं पैदा हुआ हूं। ठीक है जी। तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फॉरेस्ट नेचुरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्पीशीज़ की ग्रूमिंग के लिए और स्पीशीज़ की नई स्पीशीज़ बनने के लिए। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एस्थेटिक वैल्यू है, टूरिस्ट आते हैं, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होती है, ये इसके दो के फ़ायदे हैं। उसके बाद है जी ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग जो है एक खेल बन चुका है, बाहर के लोग आते हैं आगे यहाँ पे जो है शिकार करते हैं, हमारे अपने मुल्क के अंदर भी शिकार करते हैं। तो ये इसके ऊपर काफ़ी सारा लॉज डेवलप हो चुके हैं जो ओवर हंटिंग को जो है रोकते हैं। हंटिंग एक लिमिट तक हो तो वो ठीक है, अगर ओवर हो जाए तो वो नुकसानदेह है। अच्छा जी, अगर इसके अंदर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना भूलना मत। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।